हेलो एंड वेलकम टू यूसीएन स्पेशल सेगमेंट हेलो डॉक्टर। आज हमारे साथ चिकित्सा की दुनिया के एक बेहद मशहूर डॉक्टर मौजूद है। कलमकर हॉस्पिटल के ये डायरेक्टर भी है और बेहद फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर आर.बी. कलमकर। वेलकम टू हेलो डॉक्टर सर। मैडम जय श्री राम। आप एक बेहद फेमस डॉक्टर है, आपका नाम चिकित्सा की दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप ये बताइए सर कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा जन्म हुआ 2 सितंबर 1954 और ये जन्म हुआ यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है तलेगांव भारी, यवतमाल से 10 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ 4th स्टैंडर्ड तक। वहाँ पे 4th स्टैंडर्ड तक ही स्कूल है और वो गांव की जो पॉपुलेशन है 1200 की पॉपुलेशन उस टाइम पे थी। और जिला परिषद की स्कूल थी 4 क्लासेस की और उसमें स्कूल में 2 ही रूम थे। 2 क्लासेस झाड़ के नीचे होते थे। वो सामने गार्डन था, एक खेती थी, खेत में नीचे एक चीकू का पेड़ था, उसके नीचे हमारे क्लासेस होते थे। तो ऐसे माहौल में हमारी पढ़ाई हुई। और मेरे पिताजी जो है, मैं जब 9 साल का था यानी 4th क्लास पास किया, उसके बाद में पिताजी की डेथ हो गई। तो घर में ऐसा कुछ बताने वाला आगे चल क्या करना है क्या नहीं, हमको भी कुछ समझता नहीं था। तो मेरी जो माँ है वो सिर्फ 2 महीने स्कूल में गई थी, ये उसका स्टैंडर्ड था एजुकेशन का। लेकिन बहुत समझदार थी कि भाई बच्चों ने पढ़ना चाहिए, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल था। मेरे से 4 साल बड़ी मेरी सिस्टर है, वो सिस्टर का उसने एजुकेशन किया, वो ग्रेजुएट हो गई और मेरा एजुकेशन बाद में मेडिकल कॉलेज में हुआ। तो जब शुरू में जब 4th स्टैंडर्ड में था उस टाइम पे इच्छा थी कि इंजीनियर बनेंगे, समझता कुछ नहीं था क्या करना है आप लोग। लेकिन उस टाइम पे ऐसी न्यूज़ आई कि 700 इंजीनियर खाली पड़े हैं, उनको जॉब नहीं है। और उसके बाद में फिर मेरे पिताजी की जो डेथ हो गई वो कैंसर से एक्सपायर हो गई। फिर मेरे को इच्छा हुई कि नहीं अपने डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन समझता कुछ नहीं था। जैसे जैसे एजुकेशन होते गया तो एडमिशन मिलती गई, क्योंकि वहाँ से तलेगांव से पास में 10 किलोमीटर पे यवतमाल है। तो यवतमाल में हमारे विवेकानंद विद्यालय करके स्कूल है, वहाँ पे 10वीं तक एजुकेशन हुआ। 10वीं के बाद में प्री यूनिवर्सिटी और बीएससी पार्ट 1 या अमोलकचंद महाविद्यालय में एजुकेशन हुआ। फिर 1971 में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई। 1975 में एमबीबीएस पास हो गया और 1980 में एमडी पास हो गया। तो और 1979 से लेकर 1988 तक टीचिंग लाइन जॉन में था। मतलब पहले जीएमसी में था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था। फिर ट्रांसफ़र हो गई ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, पहले उसको मेयो बोलते थे हम, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई। और वहाँ से फिर ट्रांसफ़र हुए अम्बेजोगाई। तो अम्बेजोगाई ज्वाइन तो किया, लेकिन फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन किया। रिज़ाइन करने के बाद में एक टाटा पारसी स्कूल के पीछे कलमकर हॉस्पिटल मैंने हॉस्पिटल शुरू किया। अब वो क्या होता था उस टाइम पे, जैसे बाहर गाँव के पेशेंट आ रहे तो बेचारे सुबह से आए हैं, उनकी जांच करके समझो, किसी को बोला कि यहाँ जाओ तुम एक्सरे कराओ, वहाँ जाओ ब्लड टेस्ट कराओ, तो उनका आने जाने में ही काफ़ी समय जाता था, समझता नहीं था, कंफ्यूज हो जाते थे। तो इसलिए फिर मैंने ये समझ लिया था कि नहीं, अपने को कम से कम एक बिल्डिंग में एक ही जगह पे पैथोलॉजी और एक्सरे एंड सोनोग्राफी ये एक ही जगह पे होना। उस टाइम पे तो पहले सोनोग्राफी नहीं थी, सोनोग्राफी बाद में आई ये, क्योंकि मैंने शुरू किया था 89 में ये हॉस्पिटल। उसके बाद में मैं 98 में यहाँ पे श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स में आया। तो वही कंसेप्ट से कि भाई एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होना जहाँ पे सारे स्पेशलिटीज़ भी हो और फैसिलिटीज़ भी हो। बेसिक फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हाई फाई भी नहीं, क्योंकि मेरे पास आने वाले जो मरीज़ हैं मोस्टली गरीब पेशेंट है, तो इसलिए उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना, बट एट द सेम टाइम उसका डायग्नोसिस भी मिस नहीं होने पाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या रहता है, कोई भी पेशेंट का अगर आपको इलाज ठीक से करना है तो उसका निदान बहुत ज़रूरी है। सही निदान होना चाहिए, कम से कम समय में होना चाहिए और जल्दी से जल्दी पेशेंट ठीक होना चाहिए। तो ये उद्देश्य से हमने ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया और रीजनेबली गुड है। ऐसा बहुत पॉश नहीं है जैसा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आजकल जो देखते बड़े बड़े पॉश रहते, वैसा कुछ नहीं है। शोबाजी बिल्कुल नहीं है। जैसा जो पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट होते हैं तो हमेशा जब जाते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि हमको घर के जैसा लगा है, और जो स्टाफ है बहुत अच्छा है
और हमको बहुत अच्छी केयर मिली है, हमको बहुत अच्छी जल्दी रिलीफ हुआ है, हमारा डायग्नोसिस बहुत जल्दी हुआ है। तो ये मेरा उद्देश्य यही था बेसिकली कि अपन ऐसे कम से कम खर्चे में लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकें। ये उद्देश्य से हमने ये कलमकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया और भगवान की दया से सब ठीक ठाक चल रहा है। लोग मोस्टली जो है लोग आते हैं, दूर से ही आते हैं। अब जैसे आज फॉर एग्जांपल मेरे पास आए हैं, वो पूना से आए, हस्बैंड वाइफ दोनों पूना से आए। उन्होंने कल मेरा रेडियो पे प्रोग्राम सुना जी। और फिर आज वहाँ से निकल गए, ट्रैवल से आए, सीधा हॉस्पिटल आए। दोनों की भी सब जांच चल रही है। तो कोई जबलपुर से आया है, कोई कहीं से आया है, तो ये लोग आते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमारा निदान बराबर होना है और इलाज बराबर होना है। और एक ही छत के नीचे भी एक ही छत के कोशिश रखी है हाँ, आपने कि सभी चीजें हो जाए। क्या है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए हमको बाहर भेजना पड़ता, दैट इज जी। क्योंकि सब चीज़ें एक जगह पॉसिबल नहीं है। सिटी स्कैन है, MRI है, तो ये अपन एक ही जगह पे नहीं रह सकते, जो इवन बड़े बड़े सेटअप में भी वो पॉसिबल। और क्या हो जाता है, अगर आप सारी चीज़ें एक जगह रखें तो फिर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जी। क्योंकि ऐसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं उसमें फिर लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी कॉस्ट है, वो सब ऐड हो जाती है उसमें। तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि पेशेंट के ऊपर बर्डन ज़्यादा हो जाता है, तो वो हम नहीं चाहते। इसलिए पेशेंट का काम भी हो, एक ही दिन में उसका निदान हो जाना चाहिए, फास्ट काम होना चाहिए, तो वो हिसाब से हो जाता है। सर, आजकल की जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा बदल गई है। लोगों का पार्टी पीपल बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोग, और रात को देर तक जागना, सुबह देर से उठने वाला जो रूटीन है वो फॉलो कर रहे हैं। तो इससे हेल्थ पे कितना इफेक्ट होता है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी कैसा है मैडम कि एक ज़माना था जब हम लोग मेडिकल में काम करते थे, जब जो एडमिटेड जो पेशेंट रहते थे, किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, किसी को कुछ है, मतलब इन्फेक्शन वाज द मेन कॉज ऑफ इलनेस। अभी कैसा हो रहा है, अभी लाइफस्टाइल डिसीजेस, BP है, शुगर है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल है, उससे रिलेटेड सारे चीज़ें हैं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। अभी कैसा हो गया कि खाना एक तो प्रॉपर नहीं है, लोग बाहर से, आजकल लोग इतने आलसी हो गए, खाना बनाते नहीं घर में, बाहर से मंगाते हैं। और फिर वो जो फास्ट फूड रहता है वो नेचुरली इट इज़ नॉट हेल्दी फूड, है ना, आप भी जानती है। कई बार जो आप समझो बाहर से कोई चीज़, तली हुई चीज़ें मंगा रहे, समोसा मंगा रहे फॉर एग्जांपल, या कुछ कचौरी मंगा रहे, या कुछ मंगा रहे, अब ये आपको नहीं मालूम कि कौन से तेल में तला रहा है, क्योंकि ये डीप फ्राई भी होता है, तले हुए तेल बार बार वापरने के बाद भी उसमें होता है। तो ये जो उसमें फैट आता है वो खराब फैट आता है जी। और उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल की अगर जांच आपको करना है तो शुरू में 18 साल 20 साल की उम्र से ही बच्चों को करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसके कारण ये कि लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लोगों का मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, स्ट्रेस, दुनिया भर का स्ट्रेस है। लोगों को बहुत जल्दी फास्ट अमीर बनना है। क्यों? यू टेक इट इजी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। पैसा सब कुछ नहीं है, उल्टा आप पैसे के पीछे भागते हो और उसके बाद में फिर आपको सेहत के लिए उससे ज़्यादा पैसे खर्चा करना पड़ता है और फिर भी आपको सेहत नहीं मिलती। तो इसलिए आपको सेहत जो है ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको उसको संभालना है। तो बेसिकली मेरा कहना कि ये है, अभी आजकल जो यूथ है उसको कि भाई तुम लोग एक तो प्रॉपर एक्सरसाइज करो जी। आपका वेट आप मेंटेन करो, डाइट आपका प्रॉपर रखो, थिंकिंग अच्छी रखो। ये मेन अपना थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉजिटिव थॉट्स होना, नेगेटिव थॉट्स कुछ नहीं होना, अच्छे कर्म करो। आप कभी भी किसी के भी बारे में उसका अच्छा करने के बारे में ही सोचो, किसी का बुरा मत करो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो भी मत करो। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपके ऊपर आने वाला स्ट्रेस जो है वो कम रहेगा। और ये सारे स्ट्रेस रिलेटेड है, ब्लड प्रेशर स्ट्रेस रिलेटेड है, डायबिटीज स्ट्रेस रिलेटेड है, हार्ट अटैक स्ट्रेस रिलेटेड है। कितने यंग लोगों में हम हार्ट अटैक देखते हैं। बिल्कुल। अभी एक बार, ये तो काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक लड़का मेरे पास एडमिट हुआ था, उसको अपेंडिसाइटिस था, राइट साइड में यहाँ पे सीवियर पेन, वोमिटिंग, फीवर। तो देखा तो वो क्लासिकल अपेंडिक्स का है। मतलब भैया तेरे को तो एडमिट किया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो और कुछ प्रॉब्लम है का?
तो उसने बताया, बोले 1 साल पहले उसका बाईपास हुआ है, 25 साल का लड़का 1 साल पहले उसका बाईपास हुआ है। तो ये आज की पोजीशन है। तो 18 साल के लड़के में हार्ट अटैक आ रहा है। हमारे एक रिलेटिव है, एक लड़का 18 साल का लड़का, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था, उसको यहाँ छाती में जलन चालू हुई। जलन हुई तो उसको पहले लगा कि एसिडिटी वगैरह होंगी, उसने कुछ लिया एंटासिड वगैरह, जो आजकल तो टीवी पे ऐड भी आती है, इनो लो फलाना कोई करो, कुछ नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को पहले लगा कि एसिडिटी होंगी, लेकिन जब उसको स्वेटिंग वगैरह हुआ तब उसी जी लिखा तो हार्ट अटैक। तो इतने कम उम्र में हार्ट अटैक है। और उसके बाद में फिर बाद में तो सब एंजियोग्राफी वो सब हुआ उसका, लेकिन बाद में उसको डायबिटीज़ भी निकला कुछ दिनों के बाद में। तो ये सब जो है ये फॉरेन लाइफस्टाइल, बहुत समोसे खाता था वो लड़का। और अब जैसे मैंने बताया, जो ऑयल यूज़ करते हैं मार्केट में, वी डू नॉट नो। तो ये सब, एक तो क्या है कि तली हुई चीज़ें मत खाइए प्रीफरेबली, एक वंस इन ए वाइल बात अलग है, लेकिन आप रेगुलर उसको ये मत करिए। स्वीट्स जितना अवॉइड कर सकते हो, नमक और मैदा और शुगर, ये 3 को वाइट पॉइजन बोलते हैं। तो इसको अवॉइड करिए, इसको आप अवॉइड करेंगे। अभी आप देखिए मोदी जी भी बोलते हैं कि आप 10% ऑयल कम करो खाने में, क्योंकि ये राष्ट्र की ज्वलंत समस्या है। मोटापा जो है ये राष्ट्र की ज्वलंत समस्या है। सर अर्ली डायबिटीज हो रहा है, मतलब बच्चों की उम्र में, मतलब 3 साल 4 साल 5 साल वाले बच्चों में वो अलग है। वो जो है, देखो डायबिटीज में 2 टाइप है मेन, अलग अलग और भी है, पर ये जो बच्चों में आप बोल रहे हैं ना, वो टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि ये ऑटो इम्यून डायबिटीज होता है। उसमें एंटीबॉडीज बनती है इंसुलिन बनाने वाले जो सेल्स रहते हैं उसके अगेंस्ट, उससे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए वो बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं, और इसके कारण उसको डायबिटीज होता है। तो ये बच्चों में होता है। क्योंकि बड़े लोगों का कैसा है कि बड़े लोगों में जो डायबिटीज होता है तो पहले शुरू होता है मोटापे से, बहुत ज़्यादा भी मोटापा नहीं रहेगा, लेकिन खा रहे तो उसको बॉडी कंट्रोल करने के लिए, शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन ज़्यादा बनाती है जी। और इंसुलिन ज़्यादा बनती है तो फिर उसको और भूख लगती है और खाना खा रहा है, तो उसके कारण क्या होता है कि मोटापा है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी जो फैट है बॉडी में, ये इंसुलिन के एक्शन को रेजिस्टेंस रहता है, इसके लिए ज़्यादा इंसुलिन बनता है, उससे डायबिटीज़ यानी ब्लड शुगर तो कंट्रोल रहेंगी, लेकिन हाइपर इंसुलिनिमिया के कारण उसको फिर कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा रहेगा, मोटापा रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें बढ़ती है। और बाद में जब ये पैंक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता तब शुगर आ जाती, तब डायबिटीज़ हो जाता। तो ये प्री डायबिटिक जो स्टेज है ये 10-20 साल भी हो सकती है पहले, जो डिटेक्ट नहीं होता। तो ये प्री डायबिटिक लेवल पे हम अगर पकड़ सकते हैं पेशेंट को, तो उस टाइम से अगर उसकी लाइफस्टाइल अच्छे से शुरू करें तो आने वाला जो डायबिटीज़ है हम उसको प्रिवेंट कर सकेंगे एटलीस्ट फॉर मेनी ईयर्स। अगर कैसा है कि डायबिटीज़ का भी आपने सब्जेक्ट निकाला है तो 50% जेनेटिक है। अगर आपका एक फादर समझो डायबिटिक है तो 50% चांस है, मदर डायबिटिक है और ज़्यादा चांसेस है। अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन आपको डायबिटीज़ है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी गलती है, क्योंकि जेनेटिकली आप प्रीडिस्पोज नहीं हो, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपको डायबिटीज़ हो रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि लेट नाइट जागना, जंक फूड खाना, लेट उठना, स्मोकिंग करना, एक्सरसाइज नहीं करना, लेजीपना, ये सारी चीज़ें जो है इससे ये सब मेटाबॉलिक डिसीजेस आ रहे हैं। फैटी लीवर ये अनदर प्रॉब्लम है, लीवर में फैट ज़्यादा जमा होना। अभी मैंने पेशेंट देखा 40 साल का, ये टीचर है जी। उनको मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि वो आए थे कि मेरे को छाती में दर्द होता है और ये हाथ में दर्द होता है, लेफ्ट में, या झुनझुनी भी आती है। बोला ये तो भाई हार्ट के कारण भी होता है कि भाई छाती में दर्द हो रहा है और लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा, ये हार्ट का भी प्रॉब्लम है। और दूसरा, अगर सर्वाइकल स्पाइन में कॉर्ड और साथ में अगर उसके जो नर्व रूट्स निकलते हैं वो अगर कॉम्प्रेस हो रहा है तो उसकी वजह से भी होते हैं। उसका हमने MRI भी किया, MRI में लकीली नर्व रूट्स कॉम्प्रेशन नहीं है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड जो है वो थोड़ी बहुत कॉम्प्रेस हो रही है, स्पाइनल कैनाल नैरो है, और उसको, हालांकि उसको डायबिटीज़ नहीं है जी। उसको, वो स्मोकिंग नहीं करता, तंबाकू नहीं करता, वो दारू नहीं पीता, टीचर है, बहुत अच्छा आदमी, ज़्यादा मोटा भी नहीं है, लेकिन उसको ग्रेड 2 फैटी लीवर है। ओके। एंड फिर उसका कोलेस्ट्रॉल जब चेक किया,
तो कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है। तो ये जो उसका फैटी लिवर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड अभी आज हम ये स्टेज में अगर कम करेंगे तो उसको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि समझो ये हमने उसका अगर चेकअप नहीं किया रहता, ये मालूम नहीं था कि लिपिड प्रोफाइल उसका किया नहीं है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, तो फिर मालूम ही नहीं पड़ता, कुछ साल के बाद में उसको तो हार्ट अटैक आता, या ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड रहने से और एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है, वो होता है पैंक्रेटाइटिस। और पैंक्रेटाइटिस कभी कभी जानलेवा बीमारी भी होती है। सीवियर पेन होता है, या पेट में सेंटर में पेन होता है, उल्टी होती है और पैंक्रियास के ऊपर सूजन आती है, और उसके बाद में फिर उसको डायबिटीज़ भी होता है। तो ये बीमारी जो है ये भी अपन होती है अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहा तो। जनरली 500 के ऊपर ट्राइग्लिसराइड रहा तो होता है, इसका 450 था। तो मतलब भैया तू अभी ये दवाई शुरू कर, 3 महीने के बाद मेरे को बता। सर इनके अर्ली सिम्टम्स कैसे पहचानेंगे? जैसे फैटी लिवर है अपना, No तो symptoms. उसके नो सिम्टम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही है कि असिम्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं है। आपको सस्पेक्ट करना है कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति है उसको डायबिटीज़ है, आपको सस्पेक्ट करना है कि सामने बैठा हुआ उसको फैटी लिवर है, सामने बैठा हुआ जो आदमी है उसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और ऐसा सोच के उसके सारे टेस्ट करना है, तभी तो आप डिटेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि 20 साल की उम्र में अगर आपने ये टेस्ट नहीं किया तो 10 साल में जो चेंजेस होना है वो ऑलरेडी हो जाएंगे, और 30 साल की उम्र में उसको हार्ट अटैक आएगा। तो 30 साल की उम्र का अगर हमको हार्ट अटैक प्रिवेंट करना है तो हमको 20 साल की उम्र में ये डिटेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए जो पहले तो हम बोलते थे कि भाई 35-40 साल के बाद में हम होल बॉडी चेकअप वगैरह करते थे, फुल बॉडी चेकअप जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें फास्टिंग, पोस्ट मील, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद का शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, लीवर फंक्शन, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, ये सारी चीज़ें, हीमोग्राम वगैरह, ये सब चीज़ें हम करते थे होल बॉडी चेकअप में। अभी मेरे पास 1 साल पहले की बात है, 20 साल का लड़का है, उसके दोनों पेरेंट्स, मदर फादर दोनों डायबिटीज़ है। ये लड़का मोटा है, उसको हमने टेस्ट किया, उसको डायबिटीज़, उसको सारी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ये फैटी लिवर है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको सब ट्रीटमेंट शुरू किया, अभी वो ठीक है। अभी उसको पूरा परहेज बताया कि भैया तू ऐसा कर, तेरे को लंबा जीना है। तेरे मदर फादर तो ठीक है, उनको भी 15-20 साल से डायबिटीज़ है, अगर ये इसको 18 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो रहा है, एंड दिस इज टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो बड़े लोगों में होने वाला, जो हम लोग पहले 40 साल के बाद में, जिसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ बोलते थे, 40 साल के बाद में मिलता था, वो आजकल तो 17-18 साल में ही मिल रहा है जी। ऑल बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। ओके। तो ये जो आने वाला जनरेशन है वो कहाँ जा रहा है भगवान जाने। आपको पता नहीं, मालूम है क्या नहीं है, लेकिन महाभारत में ये महर्षि व्यास ने बोला था कि आने वाले कलयुग में जी। लोगों की आयु कम होगी। जी। तो कैसा है कि पहले जैसा सत्य युग था, जी। बाद में त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, और अभी कलयुग है। जी। तो जैसे जैसे अपन काटते तो उम्र लोगों की कम होती, जी। तो ऋषि मुनियों सैकड़ों साल, हजारों साल भी जीते थे, ऐसा बोलते हैं, जी। मालूम नहीं अपने को, ये मतलब पुराणों में लिखा है। जी। तो अब लेकिन उम्र कम हो रही, अभी तो कितने 17-18 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। मैंने देखो, अभी मैंने पेपर में पढ़ा कि एक लड़का किसी का मोबाइल लेके भागा, 18 साल का लड़का, और भागा तो कुछ उसको मेरे ख्याल से कुछ तो भी उसके दोस्त की गाड़ी पे भागा, कुछ तो भी हुआ, और वो फिर उसके घबराहट में वो गिर गया, और फिर बाद में फिर दौड़ की भागने लग गया, भागते भागते उसको हार्ट अटैक आया और गिर गया। 18 साल का लड़का, उसको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम होगा कि भाई उसकी जो ब्लड वेसल्स है ऑलरेडी उसको ब्लॉक होंगी, उसको वहाँ पे प्लेक्स होंगे, और ऊपर से क्या है, ये जो स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस प्लस फिजिकल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की वजह से वो जो प्लेक रहता है वो रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद में वहाँ पे तुरंत वहाँ पे क्लॉट तैयार होता है। क्लॉट हो गया कि पूरा 100% ब्लॉक हो गया, 100% ब्लॉक हो गया, तुरंत हार्ट अटैक आ गया, पेशेंट को हार्ट स्टॉप हो गया, मर गया। कई बार वर्कआउट करते हुए, डांस करते हुए हमने देखा, गरबा, अभी जब गरबा शुरू होगा तो ऐसे कई 1-2 केसेस आते हैं, जिम वाले केसेस बहुत आते हैं, इवन बच्चे जो स्कूल में बैग लेकर, बैग उठाकर जा रहे हैं, उस तरीके के भी वीडियोस और केसेस सामने आए। तो ये उसमें क्या कैसा है जी, उसमें कुछ जो है उसमें जेनेटिक प्रॉब्लम लेते हैं,
जो एकदम छोटे बच्चों में जो मिलता है ना, या एकदम यंग लोगों में, तो उसमें कुछ अल्कापा सिंड्रोम वगैरह से रहते हैं, जिसमें एबनॉर्मल आर्टरी ओरिजिनल रहता, या कुछ जेनेटिकली या कंजेनाइटल एबनॉर्मिटी रहती, किसी में कंडक्शन डिफेक्ट रहते। कैसा रहता है कि हार्ट का जो मसल्स है उसमें ऑटोमेटिसिटी रहते हैं, ऑटोमेटिकली वो हार्ट पंप करते रहता है, ऑटोमेटिकली वो अपने इम्पल्स से जनरेट करता है और वो बराबर स्प्रेड होता है, तो ये रेगुलर चलता है। ये सर्किट में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो कई बार क्या होता है कि उसमें फिर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते और हार्ट स्टॉप हो जाता, उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो मतलब बेसिकली वेंट्रिकुलर मसल्स को स्टिमुलस तो मिल रहा है लेकिन वो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, इसके कारण वो हार्ट स्टॉप हो जाता है। तो ये अरिथमियाज रहते हैं, तो जो सडन डेथ वाले जो रहते हैं बहुत बार अरिथमियाज के कारण मरते हैं। और उसके लिए ये कभी कभी क्या होता है, ऐसे लोगों में अपने को हिंट मिलती है, किसी को चक्कर आके गिर गया है लेकिन पेशेंट जिंदा है, चक्कर गिर गया, तो ऐसे लोगों में इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि भाई उसको सिंको बोलते हैं। भाई खड़ा एकदम चक्कर गिर गया, तो या तो उसको फीट आई है या सिंकोप हुआ है। सिंकोप आने क्या है कि ब्रेन को एकदम ब्लड सप्लाई कम हो गया और उसके वजह से वो एकदम ड्रॉप, तो उस टाइम पे उसके फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कार्डियक इवैल्यूएशन करना पड़ता कि उसको कोई अरिथमिया है क्या, या कुछ उसे अलग अलग चैनलोपैथी। तो ये एक अर्ली सिम्टम हो गया बेसिकली। और भी कुछ ऐसे अर्ली सिम्टम आप बताएंगे तो दर्शकों को नहीं, अर्ली सिम्टम तो मोटापा, आजकल देखो ना बच्चों में मोटापा देखो कितना है। पहले कैसा है कि अगर चबी चिक्स वाला बच्चा रहा तो पहले लोगों को प्यारा लगता था, लेकिन अभी जो है वो टेंशन और ओबेसिटी की ओर वो कदम होते वो जितना ओबेज रहेगा साथ में फिर स्ट्रेस। आजकल बच्चों के ऊपर कितना स्ट्रेस है, तो माँ बाप ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं, तेरे को इतना करना है, तेरे को पहला आना है, ऐसा करना है, तो काय के लिए। बच्चों के पास समय भी काफी कम रहता है, लॉन्ग टाइम एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स लोगों की ज्यादा बढ़ गई है, कंपटीशन वाला जी अननेसेसरीली कॉम्पिटिटिव बना दिए है जी। आप देखो रामायण के समय में जो शिक्षा की पद्धति थी, गुरुकुल में जाते थे, सारी शिक्षा उनको वहाँ मिलती थी, आराम से जीवन होता था, सारे काम खुद करते थे। उस टाइम पे आप देखेंगे कृष्ण भगवान के टाइम पे बोलो या राम जी के टाइम पे बोलो, जंगल में जाना, लकड़ी लाना वगैरह, ये सारे काम ये स्टूडेंट लोग करते थे, मेहनत वाले सारे काम किए जाते थे। आज अगर स्टूडेंट को टीचर ने बताया कि तू ये कर, तो तुरंत दूसरे दिन उसके पेरेंट आ जाएंगे, तुमने मेरे बच्चे को ये क्यों बताया, ये काम किया, ये गलत है ना। अगर आपको स्टूडेंट्स को सच में अच्छे संस्कार देना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा जो नहीं हो रहा है। तो अभी ऐसा है, अब वो गुरुकुल आना तो बड़ा डिफिकल्ट है अभी भी कुछ गुरुकुल है जहाँ पे ये सब पढ़ाया जाता है उस, लेकिन लोगों को क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भैया मेरा जो बच्चा है उसने पढ़ लिख के बड़ा कोई डॉक्टर बनना चाहिए या सीए बनना चाहिए या वकील बनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहिए और पैसे कमा के खुशी होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। पैसे कमाने से सुखी नहीं होता है। बेसिकली आपको ऐसे बच्चे पैदा करने हैं जो मतलब सोसाइटी के प्रति अपना करते हुए ये करे, खुद के प्रति और अपने फैमिली के प्रति, तो ऐसे रहे। और दे शुड बी हैप्पी, दे शुड नॉट गो आफ्टर मनी। पैसे के पीछे भागोगे तो कोई फायदा नहीं। आप कर्म अच्छे करो, आप अपना काम अच्छे से करो, पैसा आपके पीछे आएगा। बिल्कुल। ये इसमें ये जो बात है ना, ये आपने मालूम नहीं आपने पढ़े कि नहीं, ये शिवाजी महाराज के ऊपर जो एक किताब पढ़ी थी उसके ऊपर उनकी माताजी ने उनको शिक्षा दी थी की राजे तुम्ही पैशाच्या लक्ष्मीच्या मागे नका लागू, तुम्ही कर्तव्य करा, चांगलं काम करा, लक्ष्मी तुमच्या पाठीमागे आपोआप येईल। पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे से कभी खुशी नहीं मिलती। खुशी का एक वो साधन है, लेकिन उसमें सिर्फ पैसा कमाने से खुशी नहीं मिलती। आपको खुशी मिलेगी अच्छा काम करके, किसी के लिए भलाई करके, उसी से आपको खुशी मिलने वाली है। मेरे को क्या होता है कि किसी पेशेंट का बराबर निदान हो गया, पेशेंट जल्दी अच्छा हो गया, उससे खुशी मिलेगी। पेशेंट से मैंने इतने पैसे कमाया, उससे खुशी नहीं मिलेगी जी। अब फॉर एग्जांपल एक कल की बात है, एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को भेजा, बोले उसको हेपेटाइटिस है, और वो पेशेंट आया, उसने मेरे को पूरे रिपोर्ट बताया, मेडिकल कॉलेज में गया था,
तो उसने रिपोर्ट बताया लीवर का फैटी लीवर वगैरह था, उसका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था, लेकिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा नहीं बढ़ा था। अनकॉन्जुगेटेड, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन लीवर एंजाइम्स नॉर्मल थे। मैं बोला भाई तेरे को हिपेटाइटिस नहीं है, हिपेटाइटिस करके मेरे पास भेजा था कि हिपेटाइटिस है, उसके लिए इन्वेस्टिंग करना है। तेरे को हिपेटाइटिस नहीं है, तेरे को जॉन्डिस है, लेकिन ये हीमोलिटिक जॉन्डिस है, यानी जिसमें ब्लड सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने के कारण जो जॉन्डिस होता है वो है। तो इसमें लीवर, लेकिन उसको अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 2 फैटी लीवर था, इसलिए फिर लीवर इन्वॉल्वमेंट तो है कहीं ना कहीं, तो वो भी देखना था। इसलिए फिर हमने उसके इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में हमने एक तो वायरल मार्कर्स किए, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी एंड हिपेटाइटिस ई, ये रूल आउट किए, ये नहीं है। उसके बाद में एंजाइम्स, लीवर एंजाइम्स नॉर्मल थे, और बिलिरुबिन में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है, कॉन्जुगेटेड कम है, और विटामिन B12 वगैरह वो सब नॉर्मल थे। LDH नॉर्मल था, इसका मतलब कहीं हीमोलिसिस नहीं हो रहा, कहीं RBC डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तो फिर हमने उसको बोला, लड़के को भी बताया उसको कि भाई देख, तेरे को ज़्यादा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है जी जो फैटी लीवर है वो तेरे लाइफस्टाइल से जाएगा, तेरे को वेट कम करना है। बहुत नॉनवेज खाता था वो लड़का, मैं बोला तू नॉनवेज वगैरह बंद कर दे, तेरा ये लीवर जो नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो तेरे को पीलिया है ये गिलबर्ट सिंड्रोम के कारण है। ये गिलबर्ट सिंड्रोम ये जेनेटिक होता है। उसमें कैसा रहता है कि बिलिरुबिन एक अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इसका मतलब ये है कि जब रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं उससे जो पिगमेंट बनता है जो बिलिरुबिन, वो अनकॉन्जुगेटेड रहता है, वो लीवर में आता है, लीवर में फिर उसको कॉन्जुगेट होता है, और फिर बाद में बाइल में जाके वो बाद में इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये जो कॉन्जुगेशन होने की जो प्रक्रिया रहती वो उसके बराबर नहीं रहती, वो गिलबर्ट सिंड्रोम है। ये बिनाइन रहता है, उसको कुछ नहीं होता। हाँ, मतलब पेशेंट को थोड़ा सा पीलिया रहेगा, इसके अलावा उससे कुछ नहीं होता है। सिर्फ पेशेंट को एक काम करना है, कभी अगर उसको बुखार आया है उसका बराबर ट्रीटमेंट करना है, और उसको ज़्यादा देर तक फास्टिंग नहीं रहना है, खाली पेट नहीं रहना है, उससे वो थोड़ा बढ़ सकता है। ये चीज़ें अगर उसने संभाल लिया तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा एक पेशेंट है गिलबर्ट सिंड्रोम का, तो वो पेशेंट कनाडा में गया जी। कनाडा में फिर तो उसने मेरे को आके बताया, बोले कनाडा में एसोसिएशन है, गिलबर्ट सिंड्रोम एसोसिएशन, वो सारे गिलबर्ट सिंड्रोम वाले लोग वहाँ मिलते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ ए हार्मलेस कंडीशन, जेनेटिक है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन जो पेशेंट के मन में जो डर था उसको मेरे को निकालना था कि भैया तू चिंता मत कर। हाँ, तो ये क्यूरेबल है। तो बेसिकली ये है कि डायग्नोसिस अगर परफेक्ट है तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, आज आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी दर्शकों को। बहुत ये जो इन्फॉर्मेशंस है अपनी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी, और हम भी चाहेंगे कि ये जो रूटीन है हम भी फॉलो करें, दर्शक भी हमारे फॉलो करें। तो आज डॉक्टर साहब से ये थी हमारी खास बातचीत। इसी तरह के खास एपिसोड्स देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ UCN के साथ।